Hello friend, I'm Asta Gelor and you all are welcome on my YouTube channel AM Judiciary। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31। A creditor knowing the principal debtor has become insolvent negligently loses securities held against him. The surety remains fully liable. B option है is discharged to the extent of value of securities lost. C option है is completely discharged. D option cannot object. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इसका एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हमारा बेस है सेक्शन नंबर 141 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें जो कि 141 बताता है कि श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। श्योरिटी को क्या क्या बेनिफिट होंगे और द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। हर एक सिक्योरिटी का बेनिफिट उसको मिलता है, वो एंटाइटल्ड होता है जो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में रखता था, और अगर उसने लूज कर दिया तो वो जो है बेनिफिट वो किसको शिफ्ट हो जाएगा, वो श्योरिटी को शिफ्ट हो जाएगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम when the contract of suretyship is entered into whether or not the surety knows about it। या तो श्योरिटी इसके बारे में जानता है या नहीं जानता, ये इमैटेरियल है। जो राइट जो एंटाइटलमेंट जो क्लेम क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में रखता है और अगर वो लूज कर देता है उस एंटाइटलमेंट को या राइट्स को, तो वो राइट किसको शिफ्ट हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा श्योरिटी को शिफ्ट। तो और इसमें कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाएगा, सेक्शन इन्वोक होगा हमारा 141। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि अगर क्रेडिटर लूज कर देता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी की कंसेंट के बिना, या फिर अपने आप को अलग कर लेता है सिक्योरिटी से, तो जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज कंसीडर किया जाता है टू द एक्सटेंट टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द 141 सेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन में एप्लीकेशन होंगी क्या होंगी कि प्रिंसिपल डेटर बिकम अनसॉल्वेंट, प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, और जो क्रेडिटर है वो ऑलरेडी है सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में क्रेडिटर के पास पहले से कोई सिक्योरिटी है और क्रेडिटर नेग्लिजेंटली उनको लूज कर देता है। ठीक है, तो नेग्लिजेंटली अगर वो लूज कर देता है तो यहाँ पे श्योरिटी की तो कोई गलती नहीं है, इवन श्योरिटी को बेनिफिट चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लॉस द श्योरिटी लूजेस द बेनिफिट ऑफ दोज सिक्योरिटीज। ठीक है, और देयरफॉर श्योरिटी इज लायबल इज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो प्रिंसिपल डेटर के पास 1 लाख का लोन है, ठीक है, और सिक्योरिटी हेल्ड बाय क्रेडिटर 30,000 का, सिक्योरिटी क्रेडिटर में 30,000 के लिए वो श्योरिटी शिप करता है और क्रेडिटर नेग्लिजेंटली लूज द सिक्योरिटी, वो लूज कर देता है। ठीक है, 30,000 जो रह गए थे वो लूज कर देता है, वो मांगता ही नहीं है, तो ये बेनिफिट किसको चला जाएगा, जो श्योरिटी है वो उतनी एक्सटेंड तक लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा श्योरिटी को। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे इन्वोक हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर 141 ऑफ आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो एक क्रेडिटर जो कि नेग्लिजेंटली लूज कर देता है अपनी सिक्योरिटी को, तो इतने ही पार्ट में वो श्योरिटी डिस्चार्ज कंसीडर किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बोरोड मनी फ्रॉम बी, ए बी से मनी उधार लेता है और सी गारंटीड रीपेमेंट, और सी गारंटी देता है कि वो पे कर देगा अगर वो डिफॉल्ट करता है। कौन? ए। लेटर बी अग्रीड ए टू एक्सटेंड टाइम फॉर पेमेंट। बाद में क्या करता है बी, जिसने पैसा उधार दिया था, वो एग्री कर जाता है ए के साथ कि भाई वो टाइम पेमेंट के लिए टाइम को एक्सटेंड कर देता है, और लेकिन सी की कंसेंट के बिना, जो गारंटर था श्योरिटी था उसकी कंसेंट के बिना ये सब होता है। तो क्या होगा इफेक्ट इसका? श्योरिटी डिस्चार्ज, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा? श्योरिटी रिमेन्स लायबल, क्या श्योरिटी लायबल ही रहेगा? प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज, या प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर गारंटी बिकम्स वॉइड, या गारंटी वॉइड हो जाएगी। क्या होगा इसका कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि वो उसकी कंसेंट के बिना एग्री करता है, सी की कंसेंट के बिना। सी की कंसेंट यहाँ पे उन्होंने ली नहीं है और वापस में ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है मैं टाइम बढ़ा देता हूँ, जो टाइम पहले से फिक्स था उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 135। 135 कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। जहां पे क्या करता है
क्रेडिटर अग्री कर जाता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करेगा 135 में। और यहाँ पे क्या करता है कि अगर क्रेडिटर विदाउट द कंसर्न ऑफ द श्योरिटी ऐसा करता है तो ये जो बेनिफिट हो जाएगा ये श्योरिटी के पास चला जाएगा। ठीक है, टाइम दे देता है या कहता है मैं नहीं सू करूंगा या कुछ उसके पैसे कम कर लेता है, लेकिन कंसर्न श्योरिटी की नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा? क्योंकि उसकी कंसेंट ही नहीं ली। ठीक है, उसको पता ही नहीं ऐसा कुछ है, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कहता है कि ए फाइंड्स बीज हॉर्स वॉन्डरिंग एंड टेक्स रीजनेबल केयर ऑफ इट। ए क्या करता है, एक को बी का घोड़ा मिलता है, इधर उधर घूम रहा था और उसकी रीजनेबल केयर वो कर लेता है। विच लीगल रिलेशनशिप इज मोस्ट एनालॉग्स, कौन सी इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एजेंट एंड प्रिंसिपल की, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी की, सी बेली एंड बेलर, क्रेडिटर एंड डेटर। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस कुछ वीडियो में मिलता जुलता क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी बनती है, जिसने हॉर्स को ढूंढा है उसकी एज अ बेली लायबिलिटी बनती है। और बेलमेंट ट्रांजेक्शन आपको पता ही है क्या होता है। बेलमेंट ट्रांजेक्शन होता है जैसे कि हम टीपीए में पढ़ते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम अपनी कोई चीज किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो कॉल्ड एज बेलर, और जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो बेली की तरह उसकी टेक केयर करेगा। और जब वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो चीज उसको लौटाएगा। ये लायबिलिटी बनती है बेली की। जब तक उसके पास है जब तक वो रीजनेबल टेक केयर करेगा उसकी, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए ट्रांसफर ने, जिसके लिए बेलर ने वो चीज उसको शिफ्ट की थी, उसको ट्रांसफर की थी, वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो उसको आफ्टर टेकिंग केयर और आफ्टर फुलफिलिंग दैट पर्पस वो उस चीज उसको बेलर को लौटाएगा। ये हमारा सेक्शन कहता है कॉन्ट्रैक्ट में 71। और ये क्योंकि बेलमेंट टीपीए में हमने पढ़ा हुआ है तो वो चीज अलग हो गई। बेलमेंट सॉरी टीपीए में नहीं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट पढ़ा है तो वो चीज अलग हो गई। अब हम क्या करेंगे, 71 इन्वोक हो जाएगा जो कि कहता है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होती है, फाइंडर ऑफ गुड्स जिसको वो चीज मिली होती है वो उसकी टेक केयर करता है एज अ बेली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एज अ बेली। 71 की लैंग्वेज भी कहती है कौन सा सेक्शन इन्वोक हो जाएगा। सेक्शन को आपको जरूर देखना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो उसके साथ उसके सेक्शन की लैंग्वेज भी पढ़ लो, और इसकी जो इलस्ट्रेशन है कंसर्न वो भी आपने करने हैं। सेक्शन 71 कहता है ए पर्सन हु फाइंड्स goods belonging to another and take them into his custody is subject to the same responsibility as a bailey। जो बेलमेंट ट्रांजेक्शन है, बेली जिस तरीके से टेक केयर करेगा उस चीज की, और इसी तरीके से फाइंडर ऑफ गुड्स उसकी टेक केयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेलमेंट वाला ट्रांजेक्शन अप्लाई हो जाएगा और बेली की तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोक हो जाएगी। ठीक है, तो वो एज अ बेली उसको करेगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए प्लेज गुड्स टू बी, बी सेल्स द प्लेजेड गुड्स विदाउट नोटिस एंड लेस देन मार्केट वैल्यू। ए कुछ गुड्स को बी को प्लेज करता है और बी उसको सेल कर देता है, जो प्लेज गुड थी उनको सेल कर देता है, और वो नोटिस भी नहीं देता, जिसकी वो चीजें होती हैं उसको नोटिस भी नहीं देता, और मार्केट वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे उनको सेल कर देता है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस क्वेश्चन? ए कैन, क्या ए क्या कर सकता है, जो पॉनर होता है वो क्या कर सकता है? डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। रिकवरी डैमेज, क्या वो डैमेज को रिकवर कर सकता है? ठीक है, या फिर क्लेम कर सकता है ओनरशिप की ऑटोमेटिकली, या फिर वो ओनरशिप के लिए क्लेम कर सकता है, क्या करेगा वो? ठीक है, या फिर सू ओनली फॉर कन्वर्जन, जो कन्वर्जन किया है बी ने उनके लिए वो उसको सू कर सकता है, क्या करेगा वो? देखो प्लेज क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए। 176 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेलमेंट 148 में और 176 में प्लेज बताया गया। प्लेज क्या होता है, जैसे कि मॉर्गेज होता है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज होता है फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब हमें अगर कोई पैसे चाहिए तो हम अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास रखेंगे एज अ सिक्योरिटी मनी, और वो सिक्योरिटी के लिए जो हमने चीज रखी है उसके बदले में वो हमें कुछ पैसे देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और जब हमें वो चीज अपनी वापस चाहिए तो हम पैसे पहले पे करेंगे फिर अपनी चीज वापस लेंगे। दिस होल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेज। और जो चीजों को डिलीवर करता है, ट्रांसफर करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पॉनर। जिसको चीजें डिलीवर की जाती हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पॉनी, और द होल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज प्लेज। ठीक है, और ये 176 में मेंशन है। तो क्वेश्चन है कि इसमें जो राइट्स हैं पॉनी के,
ठीक है। और पोनर के 76 में वो बताए गए हैं, वो आपने अगर पढ़े हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ए ने गुड्स अपनी प्लेज की बी को, और बी विदाउट एनी नोटिस, जो कि नोटिस देने का रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है, तो बी सेल्स द प्लेज गुड विदाउट गिविंग रीजनेबल नोटिस टू ए, इसलिए क्या होगा, और वो भी मार्केट वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे, तो बी के पास क्या राइट इन्वोक हो जाएगा कि वो अपने डैमेज को रिकवर कर सकता है। ठीक है, सूद वो क्या करेगा, उसको अपने डैमेज को रिकवर करेगा, और बाद में तो वो सू भी कर सकता है कि आपने मेरी जो प्लेस वाली गुड थी उनको मार्केट वैल्यू से कम पे बेचा है, तो वहां पे सू करने का भी राइट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज तो बी, रिकवर डैमेज, कि वो डैमेज को रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पौनी के पास क्या था, राइट टू सेल तो था, लेकिन उसको एक पहले नोटिस देना था। रीजनेबल नोटिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द प्लेस ट्रांजेक्शन, कि अगर आप जिसकी चीजों को बेच रहे हो तो आपको नोटिस देना बहुत जरूरी है, प्रायर रीजनेबल नोटिस देना बहुत जरूरी है। द फैक्ट दैट द गुड्स वर सोल्ड और लेस देन मार्केट वैल्यू फर्दर स्ट्रेंथन एज क्लेम, ये ए के क्लेम को और ज्यादा मजबूती देता है, और पर्टिकुलरली इफ ए कैन एस्टेब्लिश दैट लूज रिजल्टेड फ्रॉम द रॉन्गफुल मैनर ऑफ द सेल, और वो अपने डैमेज को इस तरीके से रिकवर कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे कौन सा सेक्शन मैंने आपको बताया था पढ़ना है, सेक्शन नंबर 176 आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए। प्लस समझ आ गया, बेलमेंट समझ आ गया, पीछे के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ए प्रोमिस्ड बी दैट ही वुड नॉट मैरी एनीवन एक्सेप्ट बी, इन रिटर्न बी प्रोमिस्ड टू मैरी ए, द एग्रीमेंट इज void, वैलिड, वेजरिंग एंड और इलीगल। क्या होगा, void होगा, वैलिड होगा, वेजरिंग होगा ये, या फिर इलीगल होगा। मैंने आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट क्लास थी, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सीरीज में एमसीक्यू सीरीज में मैंने बताया था कि कुछ एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट होते हैं जो कि 25 से लेके 30 तक मेंशन है, स्पेशली फ्रॉम 26। तो 26 हमारी बात करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, और ऐसा एग्रीमेंट जो हम किसी को शादी करने से रोकते हैं वो वॉइड होता है, एक्सेप्ट द माइनर्स मैरिज। माइनर की मैरिज करने से हम रोक सकते हैं, ये वॉइड नहीं होता, लेकिन एक्सप्रेसली वॉइड होगा अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हो। 27 में, 28 में अगर आप ट्रेड करने से या फिर लीगल प्रोसीडिंग इन्वोक करने से रोकते हो, या फिर हम उसको ट्रेड करने से रोकते हैं, या फिर अनसर्टेनिटी पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो वॉइड होता है। ठीक है, तो लॉ क्या प्रोवाइड करता है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, माइनर तो इसमें एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि माइनर को तो माइनॉरिटी की शादी वैसे भी हम देखते हैं ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो कैपेसिटी देखते हैं कि किस कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी होती है, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कि माइनर नहीं होना चाहिए वो पर्सन, तो बाइगेमियस नहीं होनी चाहिए मैरिज, और वो मेजर की शादी होनी चाहिए, माइनर की शादी नहीं होनी सही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता माइनर, और शादी भी नहीं कर सकता। शादी की एज इंडियन मैरिज एक्ट में हमने वहां पे प्रोवाइड की हुई है, वो आपको पढ़ लेना है। तो ये शादी कैसी हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, ए प्रॉमिस करता है बी को कि आई विल नॉट मैरी एनीवन एक्सेप्ट यू, बी प्रॉमिस आई विल मैरी यू, बी ऐसा प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हैज रेस्ट्रिक्टेड हिज और हर फ्रीडम टू मैरी एनी पर्सन अदर देन बी, वो उसकी मैरिज करने के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट मी, कि भाई मेरे से शादी करोगे, बी से शादी करोगे, इसके अलावा आप किसी से शादी नहीं कर सकते। और बी भी प्रॉमिस कर देता है इन रिटर्न में कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, तो दिस इज अ रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, बिकॉज ए हैज अग्रीड दैट ही और शी विल नॉट मैरी एनीवन एल्स, किसी से शादी नहीं करेगा, इसलिए ये वॉइड हो जाता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है, वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉ भाई कह रहा है, लॉ कंसीडर करता है ना कि राइट टू मैरी इज अ मैटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम, और आप किसी को रोक नहीं सकते उसको ऐसे परफॉर्म करने से कि वो अपनी शादी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है, वो उसका पर्सनल फ्रीडम है, पर्सनल चॉइस ऑफ राइट है, तो वो अपने राइट को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता है, लॉ भी नहीं उसको रोक रहा, तो फिर आप क्यों रोक सकते हैं उसको, नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, वॉइड तो होगा ही, वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज वॉइड होता है इसलिए वैलिड नहीं है। वेजरिंग क्यों नहीं है, वेजरिंग में क्या होता है कि अनसर्टेन इवेंट पे हम हैपनिंग, कुछ ऐसी चीजों पे जो कि अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है, ऐसे इंसिडेंट जो कि मेंशन है अंडर सेक्शन 30। और इलीगल क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि वॉइड होगा, वॉइड बता दी, इलीगल इसलिए नहीं होगा कि ए वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल, नेसेसरीली वो इलीगल नहीं होता, जरूरी नहीं कि हर एक वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो, तो हमने वहां पे 26 में देखा है ना, वॉइड मेंशन है, वहां पे इलीगल मेंशन नहीं है। ठीक है,
इसलिए वॉइड हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द प्रिंसिपल दैट ए माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब एन इशू सिंस द इंसेप्शन, माइनर का एग्रीमेंट वॉइड ही होता है। वॉज लेड डाउन इन विच केस, किस केस में ये लेड डाउन किया गया था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी में, मुहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में, हेडले वर्सेस वैक्सनडेल के केस में, हाइड वर्सेस फ्रेंच के केस में, किस केस में ये प्रिंसिपल की माइनर का एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है कहा गया था? ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पहले तो हमें पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है जो कि माइनर के एग्रीमेंट पे बेस्ड है, और इसी केस में कहा था कोर्ट ने कि माइनर का एग्रीमेंट इज वॉइड इन इशू, वो हमेशा से सिंस द इंसेप्शन वॉइड होता है, उसकी कोई भी लीगल लाइबिलिटी माइनर की नहीं बनती। और अगर आपने माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, इवन माइनर ने अपनी एज को मेजर कह के रिप्रेजेंट करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तभी भी माइनर को हम लाइबल नहीं बना सकते। और ये जो लैंडमार्क केस है मुहारी बीबी धर्मोदास का केस, ये 1903 का केस है। ठीक है, 1903 बहुत पुराना केस है और एक लीडिंग केस माना जाता है माइनर के एग्रीमेंट के लिए। 1903 का केस है। एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज वॉइड एब इशू। ठीक है, या तो माइनर के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड। वॉइड एब इशू का मतलब होता है कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि एकदम सिंस द इंसेप्शन, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल दैट लेटर बिकम्स वॉइड। ऐसा नहीं है कि पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया, नहीं, ये सिंस द इंसेप्शन वॉइड एब इशू ही होता है। नो अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट एवर कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनफोर्सिबल नहीं है वो माना ही नहीं जाता कि पहले ठीक था कि बाद में फिर वो वॉइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट ऑफ द केस क्या था कि धर्मदास बोस एक माइनर था। ठीक है, और जब ये ट्रांजेक्शन कर रहा था, माइनर था, तो उसने मॉर्गेज की अपनी प्रॉपर्टी। किसको? मोहारी बीबी को। मैं जल्दी जल्दी फैक्ट बता देती हूँ। धर्मदास घोष एक माइनर पर्सन था और उसने अपनी प्रॉपर्टी मोहारी बीबी को मॉर्गेज की। और मॉर्गेज मैंने अभी बता ही दिया है आपको, प्लेस होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, जो बाद में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन द लेंडर्स एजेंट हैड नॉलेज दैट द धर्मदास वाज ए माइनर। जो खरीद रहा था उसके एजेंट को पता था कि जो धर्मदास है वो माइनर है, स्टिल वो अलाउ कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। द माइनर लेटर सॉट टू हैव द मॉर्गेज सेट असाइड। बाद में वो कहता है कि भाई सेट असाइड करो इस ट्रांजेक्शन को क्योंकि मैं तो माइनर हूँ। तो प्रीवी काउंसिल हेल्ड करता है कि जो एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू वाई अ माइनर वाज वॉइड एब इशू, कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड, वो लीगल, वो एनफोर्सिबल है ही नहीं। ठीक है, आपको पता था या नहीं पता था वो मैटर नहीं करता, लीगल प्रिंसिपल यही है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 और 11 में सेक्शन के एसेंशियल दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है। तो उसमें बताया गया है कि एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइबल लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार पहला जो पॉइंट है वो मेंशन करता है कि एज ऑफ मेजोरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब 18+ होना चाहिए वो। और अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इन केस कभी ऐसा डिफॉल्ट करता है वो, तो हम उसके केस में अपने राइट को एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, तो एंड एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ए माइनर इज वॉइड एब इशू, वॉइड एब इशू होता है ऑलवेज। और दूसरे क्वेश्चन क्यों नहीं है, कार्लिक वाला जो क्वेश्चन है, कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल का, वो जनरल ऑफर के लिए है। वो हम कभी जब केस लॉ की सीरीज करेंगे तब इस चीज को डिस्कस करेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो केस है वो जनरल ऑफर के लिए है। ठीक है, मुहारी बीबी का केस वो है माइनर का। और जो हेडले वैक्सनडेल का है वो रिमोटनेस ऑफ डैमेज का केस है, कि आप डैमेज कब क्लेम करते हो तो उसकी रिमोटनेस क्या होगी, कितना आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, कितनी दूर तक आप फोर्सिबिलिटी हो सकती है उस चीज की। और जो हाइट वर्सेस रेंज का केस है वो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी, काउंटर ऑफर का केस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारी फर्स्ट सीरीज का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो पहला क्वेश्चन था वो काउंटर ऑफर से ही क्वेश्चन था। तो काउंटर ऑफर में क्या है, ये कौन सा केस है, हाइट वर्सेस रेंज का केस है जो कि काउंटर ऑफर पे बेस है। तो ये हमारा हो गया 36 क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, कहता है द रूल
that a counter offer destroys the original offer originates from, किस केस से? अभी जस्ट हमने किया है 36 क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड था, केस लॉ पे बेस्ड। तो हाइड वर्सेस रेंच का केस, सेकंड है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, थर्ड है वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस, एंड डी है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस। तो कौन सा केस है? जस्ट हमने अभी इस चीज को डिस्कस किया। तो हाइड वर्सेस रेंच का केस है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हम इसके फैक्ट नहीं पता। तो जो प्रिंसिपल काउंटर ऑफर डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ऑफर, ये क्या कहा गया था किस केस में? ये कहा गया था हाइड वर्सेस रेंच के केस में। इस केस में ये चीजें हेल्ड की गई थी, और ये केस है हमारा 18 का, ठीक है, 18 सेंचुरी का केस है, 1840 का केस है, ये हमारा बहुत पुराना केस है। इस केस में क्या हुआ था बेसिकली कि ये रूल एस्टेब्लिश किया गया था कि भाई काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके फैक्ट क्या है? फैक्ट थोड़ा जल्दी जल्दी ही देखते हैं कि जो रेंच होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का ऑफर करता है हाइड को, ठीक है, 1000 पाउंड में। हाइड क्या करता है? हाइड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि वो सोचता है कि बहुत महंगी प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो वो इंस्टेड 1000 सॉरी पाउंड, वो 950 पाउंड में उसको खरीदने के लिए मतलब बोलता है कि मैं इतने में इसको खरीद सकता हूँ, एक काउंटर ऑफर करता है वो बेसिकली। लेकिन वो क्या करता है? रेंज उसको रिजेक्ट कर देता है, 950 पाउंड के जो ऑफर को क्या कर देता है? रेंज रिजेक्ट कर देता है। बाद में हाइड क्या करता है कि ट्राई टू कन्वर्ट, तो वो उसको कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, किसके साथ? रेंज के साथ, कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारा जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑफर था ना 1000 वाला, मैं उसी पे खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रेंज बाद में रिफ्यूज कर देता है। कोर्ट जाते हैं दोनों। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट हेल्ड दैट हाइड कुड नॉट एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफर, कि वो ओरिजिनल ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसने काउंटर ऑफर किया था कि भाई मैं 950 पाउंड में खरीदना चाहता हूँ, 100 पाउंड में नहीं, सॉरी 1000 पाउंड में नहीं खरीदना चाहता। तो इसलिए जो ओरिजिनल ऑफर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और किसने डिस्ट्रॉय किया? काउंटर ऑफर ने। बिकॉज व्हेन हाइड मेड द काउंटर ऑफर ऑफ 950 पाउंड, ही इफेक्टिवली रिजेक्ट द ओरिजिनल ऑफर ऑफ 1000 पाउंड। उसने जो ओरिजिनल ऑफर था 1000 पाउंड का, उसको रिजेक्ट किया, अपना काउंटर ऑफर दिया उसने कितने पाउंड का? 950। तो ओरिजिनल ऑफर तो डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ऑफर। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और किस केस में इसको मेंशन किया गया है? हाइड वर्सेस रेंच के केस में इसको एस्टेब्लिश किया है कोर्ट ने। Once the original offer is rejected by a counter offer, it cannot subsequently be accepted. एक बार भैया उसको रिजेक्ट कर दिया तो बाद में वो सब्सिक्वेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अनलेस द ऑफरर मेक्स द सेम ऑफर अगेन। जब तक कि जो ऑफरर है वो सेम ऑफर ना बना दे, तब तक वो डिस्ट्रॉय ही माना जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए ऑफर टू सेल इज कार बी फॉर 10,000, ठीक है। बी सेज आई विल बाई इट 8,000, मैं इसे 8,000 में खरीदना चाहता हूँ। बाद में ये काउंटर ऑफर आ गया, ठीक है, किसकी तरफ से? बी की तरफ से काउंटर ऑफर आ गया। बाद में जो ओरिजिनल ऑफर था वो अपने आप में टर्मिनेट हो गया। ये ही इसके फैक्ट्स हैं, और यही एस्टेब्लिश हुआ था हाइड वर्सेस रेंच के केस में। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है द केस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन इज। किस केस में ये कहा गया था? एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, बी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक बोल कंपनी, सी मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, डी डनलप वर्सेस सेल्फ्रिज का केस। किस केस में ये कहा गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाती है? जब बात चलती है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक बॉल जनरल ऑफर पे है, ये हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस किस पे है? माइनर के एग्रीमेंट पे है। डनलप वाला और सेल्फ्रिज वाला केस भी कम्युनिकेशन पे है ही नहीं। तो एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन का जो केस है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। क्या होता है ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन? होता है कि जब कम्युनिकेशन इमीडिएट हो, ठीक है। एन इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज अ मेथड वेयर द पार्टीज कम्युनिकेट ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो कम्युनिकेट करें, जैसे कि फोन पे, ठीक है, या टेलेक्स पे। पहले के 20th सेंचुरी में टेलेक्स चलता था, टेलेक्स पे, या फिर वीडियो कम्युनिकेशन, या फिर जैसे कि व्हाट्सएप पे तुरंत तुरंत किया। इस तरीके से जो ऑलमोस्ट इमीडिएटली कम्युनिकेशन होती है कि इधर से भेजी उधर से एक्सेप्ट की, तो वो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मानी जाती है। और कौन सा केस इससे बेस्ड है, कौन सा केस इससे रिलेट करता है? तो ये केस है एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन का केस, ठीक है।
तो इस केस में, ये केस हमारा है 1955 का, इस केस में कोर्ट ने ये इशू ही रिजॉल्व किया था। द कोर्ट डेल्ट विद द क्वेश्चन वेयर एंड व्हेन द एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड। ठीक है, इन इंटेस्टेनियस कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज जनरली कंप्लीट व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। जब ये जनरली कब इसको रिसीव कंप्लीट माना जाता है कि जब ये ऑफर के थ्रू रिसीव कर ली जाती है। जैसे सिंपल एग्जाम से समझ लेते हैं, ए दिल्ली में है और वो एक ऑफर करता है मुंबई में बी को, और किसके थ्रू करता है? टेलीफोन के थ्रू, यानी कि फोन के थ्रू। बी सेज कहता है कि आई एक्सेप्ट, बी क्या कहता है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैं तुम्हारा एक ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। इफ ए एक्चुअली हेयर बीज एक्सेप्टेंस, ठीक है, यदि ए ने एक्चुअली उसकी एक्सेप्टेंस को सुना है, द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू ए एट दैट मोमेंट, जैसे ही उसने आवाज सुनी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसीडर किया गया, वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना गया। ठीक है, एज सुन एज ए, मतलब जो दूसरा पर्सन है वो आवाज सुन लेता है, कम्युनिकेट हो जाता है, जनरली यही है। और अनलाइक द पोस्टल रूल, पोस्टल रूल में तो बहुत टाइम लगता है। द एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट मेयरली व्हेन बी स्पीक द वर्ड्स ऑफ द एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन मस्ट रीच द ऑफर। ठीक है, वहां पे चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि पोस्टल में टाइम लगता है। यहाँ पे हम बात करें इमीडिएट कम्युनिकेशन की, इंटेस्टेनियस कम्युनिकेशन की। ठीक है, जैसे कि द रेलिवेंट प्रोविजन अगर मैं आपको रेफर करूं, तो जो फर्स्ट वाली सीरीज थी उसमें मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन के लिए 4 और 5 आपने सेक्शन पढ़ने हैं। तो स्पेशली आप 4 सेक्शन इसके लिए पढ़ोगे, और 4 सेक्शन कम्युनिकेशन के बारे में ही है, जो बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होती है। फॉर एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट में, व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जैसे वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर जाती है, वो प्रपोजर के अगेंस्ट में कंप्लीट मानी जाती है। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब मानी जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है, जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगी, तब वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट मानी जाएगी। और ये केस है एंटोर्स लिमिटेड का, हमारा इसी चीज पे बेस्ड। इंटरस्टेनियस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, इस चीज को आप नोट कर लेना। इंटरस्टेनियस कम्युनिकेशन पे जो केस है वो केस है हमारा एंटोर्स लिमिटेड का केस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और बहुत अच्छे से आप कहीं पे नोट कर लेना इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन कह रहा है, द रूल कंसर्निंग रिमोटनेस ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन केस ऑफ, कौन से केस में? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकवॉल कंपनी का, या फिर हेडले वैक्सेंडेल का केस, या हाइड वर्सेस रेंच का केस, या फोक्स वर्सेस बियर का केस। तो अभी हमने कार्लिल कार्बोलिक पढ़ा ही है कि वो जनरल ऑफर से रिलेटेड है। हाइड वर्सेस रेंच का केस हमने देखा ही है कि वो काउंटर ऑफर से रिलेटेड है। फोक्स वर्सेस बियर का केस कंसिडरेशन या पेमेंट ऑफ डेट के केस से है। ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर यहाँ पे हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल का केस, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हेडले वैक्सेंडेल का केस रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे है। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या होता है? तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस बेसिकली होता है कि जब एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो जो इंजर्ड पार्टी है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने से सफर कर रही है, वो कैन नॉट क्लेम एवरी पॉसिबल लॉस, वो हर एक पॉसिबल लॉस को क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, सिर्फ नेचुरल फोर्सिबल लॉस को ही वो क्लेम कर सकती है। यही रिमोटनेस ऑफ डैमेज होता है। जो चीज फोर्सिबल नहीं है, जो बहुत दूर की चीज है, वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में होता है। तो हर एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक पॉसिबल लॉस को कोर्ट में क्लेम नहीं किया जा सकता। यही हेडले वर्सेस वैक्सेंडेल का केस कहता है। ठीक है, जैसे कि लॉ कहता है ना, लॉ पूछते हैं कि वाज लॉस ए नेचुरल एंड फोर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच और व्हाट इट वाज टू रिमोट, कि क्या वो इतनी रिमोट के थे कि उनको क्लेम नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट के कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो ये कोर्ट अपना इसको देखेगी कि भाई किस केस में हर चीज अलग हो सकती है। इफ द लॉस इज टू रिमोट, अगर जो लॉस है वो बहुत ज्यादा दूर है, फोर्सिबली नहीं हो सकता, तो डैमेज कैन नॉट बी कवर्ड। तो डैमेज को रिकवर नहीं किया जा सकता और वो इसमें कवर नहीं किया जाएगा। हेडले वैक्सेंडेल में बेसिकली हुआ था क्या कि हेडले जो था एक मिल चलाता था, और जो मिल चलाती थी, मिल में क्या हो गया कि कोई उसका मशीन का पार्ट टूट गया। ठीक है, और हेडले जो उसको देता है वैक्सेंडेल को इसको रिपेयर करने के लिए, भाई तुम इसको इंजीनियर को दे देना। और जो वैक्सेंडेल था वो एक करियर था कि मतलब वो डिलीवरी कराता था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन था उसका काम बेसिकली, कि इधर से उधर चीजें ट्रांसपोर्ट करना, और ये इंजीनियर से रिपेयरिंग करवाने का काम वैक्सेंडेल का। तो वैक्सेंडेल उसमें डिले कर देता है, वो जो डिलीवरिंग करने में, जो शाफ्ट को डिलीवर किया उसमें बहुत ज्यादा डिले कर देता है। कुछ डिले करने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन तक उसकी मिल जो होती है बंद रहती है, किसकी? हेडले की।
तो हेडले क्लेम्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स कॉज्ड बाय द डिले, कि भाई वो जो है इतने दिन मिल बंद रही, उसके लिए हेडले क्लेम करता है। कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या हेडले रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि वो जो प्रॉफिट हो सकता था जितने दिन मिल बंद रही उस दिन के प्रॉफिट को भी क्या वो रिकवर कर सकता है, क्या वो ऑफर को क्लेम कर सकता है। द कोर्ट एस्टेब्लिश द फेमस टू रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर डैमेज आर टू रिमोट। ठीक है, क्या क्या करती है, पहला तो ये करती है क्या वो ऑर्डिनरी और नेचुरल लॉस थे। ठीक है, अगर वो ऐसे हैं कि नेचुरली अकॉर्डिंग टू द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स है तब तो रिकवर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने डिस्कस किया स्पेशल सर्कमस्टांसेस, की स्पेशल सर्कमस्टांसेस थी डैमेज कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड फॉर ए स्पेशल लॉस इफ, कब, जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस वर कम्युनिकेटेड टू और नोन बाय द अदर पार्टी, या तो उसको बताया गया था कि भाई मिल बंद हो जाएगी मेरी, मेरे अगर दूसरी पार्टी से ऑफर है वो खत्म हो जाएंगे, या फिर उसको पहले से ये चीजें पता थी कि अगर ये चीज डिलीवर नहीं की गई, ये चीज उसको टाइम से नहीं दी गई तो उसकी बहुत बड़े लेवल पे वो लॉस सफर कर सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ स्पेशल सिचुएशन दैट मे कॉज एडिशनल लॉस यू मस्ट इन्फॉर्म द पार्टी, तुम्हें पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस केस में हेडले ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इसलिए वो रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई मुझे इमीडिएट चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि इतने दिन मिल बंद रहेगी, अगर मेरे किसी दूसरी पार्टी को डिलीवर करने के, असाइनमेंट देने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सफर करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट भी मैं तुमसे वसूलूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये हमें क्लियर है कि केस हमारा जो है इस रूल से रिलेटेड वो है हेडले-विक्सन-डेल का, और आंसर होगा इसका बी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, ए ऑफर टू सेल मशीनरी टू बी फॉर ₹20 lakh, बी पोस्टेड एक्सेप्टेंस ऑन 10th जनवरी, ऑन 11th जनवरी बी पोस्टेड रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। पहले वो एक्सेप्टेंस का लेटर भेजता है 10 जनवरी को, और 11 जनवरी को वो पोस्ट कर देता है रिवोकेशन का लेटर। ठीक है, द रिवोकेशन रीच्ड ए ऑन 13 जनवरी, रिवोकेशन पहुंच जाती है 13 जनवरी को और एक्सेप्टेंस पहुंचती ही नहीं है। द एक्सेप्टेंस रीच्ड ए ऑन 14 और एक्सेप्टेंस बाद में पहुंचती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 10th जनवरी, कॉन्ट्रैक्ट 10 जनवरी को फॉर्म हो गया। रिवोकेशन इनफेक्टिव बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पोस्टेड, कि एक्सेप्टेंस पोस्ट हो चुकी है। रिवोकेशन वैलिड बिकॉज इट रीच्ड बिफोर एक्सेप्टेंस केम इनटू नॉलेज ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन वैलिड है क्योंकि जो पहले पहुंची है एक्सेप्टेंस से। और डी ऑप्शन है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड ऑन 14th जनवरी एंड रिवोकेशन इनवैलिड। क्या होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार हम इसकी टाइमलाइन को समझते हैं। 10 जनवरी को क्या होता है, बी पोस्ट कर देता है एक्सेप्टेंस का लेटर ए को, और 11 जनवरी को बी कर देता है रिवोकेशन का लेटर पोस्ट। ठीक है, कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और बाद में जो अपनी अपनी पहली एक्सेप्टेंस दी थी ना 10 जनवरी को, उसको वो 11 जनवरी को रिवोकेशन का लेटर भेज देता है। 13 जनवरी को रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाता है और 14 जनवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचता है। ठीक है, तो पहले कौन सा पहुंचा, 13 जनवरी को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बी है इज द एक्सेप्टर एंड ए इज द प्रपोजर। ठीक है, दो चीजें हो गई। द क्रूशियल रूल अंडर सेक्शन 4, इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है कब नहीं होती, किसके अगेंस्ट में हो रही किसके अगेंस्ट में नहीं हो रही, इसको समझने के लिए सेक्शन 4 और 5 पढ़ना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 कहता है टू डिफरेंट स्टेजेस, कम्युनिकेशन की दो स्टेजेस देता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए एज अगेंस्ट ए प्रपोजर, जो कि अभी पहले भी समझाया है, देयरफॉर एज अगेंस्ट ए जो कि प्रपोजर है, एक्सेप्टेंस वाज नॉट कंप्लीट अंटिल इट कम्स टू द एज नॉलेज, जब तक ए की नॉलेज में नहीं होगी तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और एक्सेप्टेंस बाद में पहुंची है, रिवोकेशन पहले पहुंच गया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी हो जाएगा। सी पार्ट विल बी द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रिवोकेशन वैलिड क्योंकि पहले पहुंची है और एक्सेप्टेंस की बाद में पहुंची है, it reached before the acceptance came to the knowledge of the proposer. This will be आंसर ऑफ आर क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन जो हमने इस सीरीज में किए। 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत बारी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन तो सारे आप सॉल्व ही कर दोगे,
ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस सीरीज में डाले हैं। अब हम किसी नए एक्ट को शुरू करेंगे, जो एक्ट आप बोलोगे वही एक्ट हम शुरू करेंगे। कौन सा एक्ट शुरू करें ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके बाय।